दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार को सत्ता संभाले 1 साल हो चुके हैं। इस 1 साल के दौरान सरकार अलग अलग विभागों के कामकाज को लेकर सजग और सतर्क नजर आई। शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए इसको लेकर लगातार प्रयास हो रहे हैं। इसी क्रम में दिल्ली के मानसरोवर गार्डन में सर्वोदय विद्यालय में नवनिर्मित भवन और ICT लैब का उद्घाटन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। इस दौरान सीएम ने कहा, सरकार का लक्ष्य है अभिभावक गर्व से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलवाना चाहे। बच्चों को ये महसूस होना चाहिए कि मैं शहर के बेस्ट स्कूल में पढ़ाई कर रहा हूँ। सीएम ने कहा, वो दिन भी हम देंगे जब देश में सबसे ज्यादा स्मार्ट क्लासरूम दिल्ली में होंगे। हम अपने बच्चों को इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स सुविधा दे रहे हैं और लगातार उसे बेहतर बना रहे हैं। शिक्षा विभाग दिन रात इस काम में लगा हुआ है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 साल के अंदर 75 CM श्री स्कूलों का उद्घाटन भी होने वाला है। एक नई स्कूल बिल्डिंग का उद्घाटन, 101 कंप्यूटर लैब्स का उद्घाटन और इसी तरीके से डाइट की एक नई बिल्डिंग का उद्घाटन। एजुकेशन विभाग लगातार इस 355 दिन के कार्यकाल में अनेकों विकास के कार्य इस शिक्षा जगत में कर रहा है। दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई। और दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने पूर्व की आप सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में अकेले अपनी खबरें छपवाकर खुद की पीठ थपथपाती थी। वही हमारी सरकार बच्चों को डिजिटल एजुकेशन का एक्सेस दे रही है। उन्हें वर्ल्ड क्लास डिजिटल गैजेट्स दिए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री की स्पष्ट सोच के कारण सरकारी पैसा विज्ञापन पर नहीं, सीमेंट और ICT लैब पर खर्च हो रहा है। उन्होंने बताया कि 7000 स्मार्ट बोर्ड्स का टेंडर हो चुका है। दिल्ली के क्लासरूम में अगले 4 साल तक 5 साल गारंटी वाले स्मार्ट बोर्ड लग जाएंगे। आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली में अगले 3 साल में हर सरकारी स्कूल में लैब और डिजिटल लाइब्रेरी होगी। अब दिल्ली में 175 ICT लैब तो हम खरीद रहे हैं। 7000 कंप्यूटर हमने खरीद लिए। 31 मार्च तक लगभग सभी की डिलीवरी हो जाएगी, स्कूलों में लग जाएंगे। हमने गिव बैक अभियान के अंतर्गत लाडली फाउंडेशन के सहयोग से 100 लैब लगवा दी है, 75 और लगवाएंगे। यानी ये सब मिलाकर इस वर्ष में 10,000 से ज्यादा कंप्यूटर, वो ऐसे कंप्यूटर नहीं होंगे कि एक CPU के साथ 10 मॉनिटर अटैच्ड होंगे। दिल्ली में 27 सालों के बाद बीजेपी सत्तासीन हुई है। पूर्व की सरकार के दौरान शिक्षा मॉडल की चर्चा खूब होती थी और राष्ट्रीय राजधानी होने के कारण यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर दुनिया की नजर होती है। वर्तमान सरकार पूर्व की सरकार पर शिक्षा का हाल खराब करने का आरोप लगाते हुए उसे बेहतर बनाने का दावा कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी इस सरकार के 1 साल के हर काम को खारिज करती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के आरोपों के बीच दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। उस पर काम होना चाहिए, उसे बेहतर किया जाना चाहिए। पूर्व में जो नहीं हुआ अब वो काम किए जाने चाहिए, कारण जनता सत्ता परिवर्तन हमेशा बेहतरी के लिए करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए, शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा मॉडल पर आज हम बात करने वाले हैं और इस बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले जो हमारे प्रश्न हैं, हमारे सवाल हैं, उन पर नजर डाल लेते हैं। पहला सवाल, दिल्ली में कितनी बेहतर शिक्षा व्यवस्था हुई है, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, बीजेपी शासन में शिक्षा पर कितना काम हुआ। तीसरा सवाल, क्या आम आदमी पार्टी सरकार का शिक्षा मॉडल दिखावा था, क्योंकि बार बार इस चीज का जिक्र आ रहा है। तो चलिए, वक्त जाया नहीं करते हैं, सीधे अपने मेहमानों का रुख करते हैं जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। वैभव श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और निरंजन पोद्दार जी मेरे साथ जुड़े हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। सबसे पहले चर्चा इस नोट पर कि शुभेंदु जी, 1 साल आपके सरकार को हो गए हैं और इस दौरान सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ पहल की है। मोटे तौर पर जैसा अभी थोड़ी देर पहले रिपोर्ट में जिक्र भी आया कि दिल्ली की ऐसी बात नहीं कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था कभी खराब थी। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था देश के कई जगहों की तुलना में हमेशा बेहतर रही है
और बेहतर की गुंजाइश हमेशा बनी होती है, हमेशा रहती है। आप ये नहीं कह सकते कि ये टॉप हो गया, अब इससे ऊपर कुछ नहीं है। व्यवस्था हमेशा बेहतर बननी चाहिए और उसकी गुंजाइश रहती है। क्या आमूलचूल परिवर्तन आप लोगों ने एक साल में किया सर? धर्मराज जी, आपके चैनल के माध्यम से और जो हमारे साथी प्रवक्ता लोग बैठे हैं, पैनलिस्ट लोग बैठे हैं, उनके माध्यम से जो दर्शक लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनको हम बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 1 साल की सरकार ने बिना एडवर्टीजमेंट किए हुए शिक्षा क्षेत्र में बहुत काम किया। जैसे कि हमने लगभग 8-7 हजार स्मार्ट बोर्ड जो बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूलों को दिया। जहां पर पहले स्कूलों में कंप्यूटर होता था, एक सीपीयू होता था, 5-7-10 स्क्रीन हुआ करती थी, उसको ये कंप्यूटर लैब कहते थे। हम सभी विद्यालयों में एआई से जुड़े हुए टेक्नोलॉजी लैब जिसमें कंप्यूटर भी होंगे, हम लगा रहे हैं। हम पहले भी इस पे डिबेट करते रहे और लगातार वर्षों से 3 साल 4 साल से हम लोग इस शिक्षा मॉडल पे ही डिबेट करते रहे कि ये कौन सा शिक्षा मॉडल है। एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूं, शाहबाद डेयरी में जब स्कूल का उद्घाटन किया आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने, तब भी डिबेट हुई थी। और आज 4 साल के बाद वो स्कूल एक ऐसा स्कूल तय कर दिया गया कि वहां पे बिल्डिंग गिर सकती है, इसलिए कॉलम और उसकी जो बीम्स हैं वो खराब हो गई हैं, टूटने के कगार पे हैं, स्कूल को शिफ्ट किया गया पीछे। तो 5 साल में स्कूल की बिल्डिंग खराब हो गई, कितनी बेईमानी करेंगे। हमने इस पर भी डिस्कस किया था कि जो रूम 5 लाख रुपए में बनना चाहिए था वो 30-30 लाख रुपए में बनाया था। हमने ऐसी कोई बातें नहीं करी। हमने आज लखपति बेटी के नाम से हमने एक योजना चालू करी और बच्चों को प्रोत्साहन दिया कि तुमको पहली क्लास में इतना, तुम जब इसमें जाओगे तो इस क्लास में 9th क्लास में इतना, ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगी, और ऐसा करते करते जब आपका पूरा होगा तो 1 लाख रुपए आपके पास आ चुके होंगे। हम ऐसी योजना दे रहे हैं कि जहां पे सर्वांगीण विकास हो बच्चों का। ऐसा नहीं था कि खाली वहां पे एडवर्टीजमेंट करके एक स्कूल को बनाया और वहां के किसी देश के किसी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की वाइफ को दिखा दिया कि देखिए ऐसा स्कूल होता है। मेरा मानना है कि जो इनके एक आध मॉडल बने हुए स्कूलों को हमेशा चमकाते थे, उसका एडवर्टीजमेंट करते थे, हमने पूरे दिल्ली के सभी स्कूलों को आगे ले जाने का काम किया है। आगे वाले वर्षों में और काम होगा। अभी एक न्यू ऐसा प्रोजेक्ट रखा था, जो उस न्यू प्रोजेक्ट के अंदर हर स्कूल के उन विद्यार्थियों को, 11th क्लास के उन विद्यार्थियों को 20-20 हजार रुपए दिए गए कि वो अपने आइडिया से एक मॉडल बनाए और फ्यूचर में वो बिजनेस कैसे करेंगे। और हमने ऐसे हर जोन में लगभग 100 से ऐसे ज्यादा विद्यार्थी चुने गए, उनको पैसा दिया गया, उन्होंने अपने मॉडल बताए, उसमें से जो चुन के आगे मॉडल आएंगे उनको और पुरस्कृत किया जाएगा। तो ये दिल्ली की बीच में, दिल्ली की जनता के बीच में, दिल्ली के लोगों के बीच में खाली 9th और 11th में फेल करके रिजल्ट बनाने का काम नहीं किया। हम सब बच्चों को, जो बच्चे छोड़ के चले गए थे, आपको आज रेखा जी ने एक अपने स्टेटमेंट में बताया कि किस समय से इनके बच्चों के अकाउंट में पैसा अनक्लेम पड़ा हुआ था, ढूंढ कर निकाला। लगभग 190 करोड़ रुपए हम उनको बुला कर दे रहे हैं। कुछ की शादी हो गई, कुछ कहीं ग्रेजुएशन करके चले गए, उनका जो पैसा इनकी सरकारों ने रोक के रखा था उसका भी हमने आज उसको डिस्पर्सन ठीक है किया। भाई साहब, मैं आता हूं आपके पास। वैभव, मोटे तौर पर आज जो बातें, एक तो चलिए कुछ काम हुआ जिसका उद्घाटन हुआ, दूसरी बात आज एक चीज कही गई जिसमें पूर्व की, अगर आपकी सरकार के कामकाज को देखें तो आप लोगों की तरफ से एजुकेशन और हेल्थ, ये 2 डिपार्टमेंट रहे जिस पर सबसे ज्यादा फोकस देने की बात कही गई और आप लोगों ने उसे अपने एक मॉडल के तौर पर बताया और उसको प्रचारित प्रसारित भी किया, जो आपका काम था आपने किया। अब उस पूरे मॉडल पर क्वेश्चन है। नमस्कार धर्मराज जी, आपको नमस्कार, शुभेंदु भाई को नमस्कार, दीपक भाई को नमस्कार और जो भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। धर्मराज जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सवाल पूछ कौन रहा है। सवाल वो लोग पूछ रहे हैं जो आज तक अपनी असली डिग्री नहीं दिखा पाए।
सवाल वो पूछ रहे हैं, आपका तो दिल्ली एनसीआर हरियाणा का चैनल है, इसी यूपी में 5000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आपके हरियाणा के खुद के स्टेट चाइल्ड राइट कमीशन ने बोला है कि केवल हिसार डिस्ट्रिक्ट में 22 स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चों के घुसने लायक जगह नहीं है, लेकिन वो फुल फ्लेजेड वे में चल रहे हैं। केवल एक डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो लोग हमको एजुकेशन के बारे में चर्चा करने की हिम्मत कर पा रहे हैं जिन्होंने इस देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। 4% से नीचे जीडीपी का खर्च होता है एजुकेशन पे, शर्मनाक बात है। अब मैं बात करता हूं दिल्ली के विषय में कुछ स्टैट्स और कुछ डेटा के साथ। ये सारी हवावाई बातें हमारे पहले मेरे भाजपा प्रवक्ता साथी ने कही, मैं हवावाई बातें नहीं, मैं पूरे स्टैट्स पे बात करूंगा। इस साल जो बजट पेश किया गया, जिसकी कोई इकोनॉमिक सर्वे नहीं है, जो उसका आधार होता है वो तो था ही नहीं। बजट चलिए मान भी लेते हैं, उनका बजट पेश किया गया। उस बजट में पहली बार हुआ है कि एजुकेशन का बजट कम कर दिया गया है। जो खर्चा लगातार अपने बजट का 1/4 हिस्सा अरविंद केजरीवाल की सरकार करती थी, उसमें बजट में पैसा आवंटन कम कर दिया गया। ये तो आवंटन की बात है। आप किसी भी एनरोलमेंट, स्कूलों में जो एनरोलमेंट होता है वो सबसे बड़ा एक माइलस्टोन होता है जिससे आप चेक कर पाते हैं कि क्या आपकी शिक्षा व्यवस्था सही है या नहीं सही है। हमने जब ज्वाइन किया था 15 लाख के आसपास बच्चे पढ़ते थे। हमने जब छोड़ा 19.5 लाख बच्चे एनरोलमेंट हुए। और कौन कौन से बच्चे थे? एएसएन पब्लिक स्कूल के बच्चे, डीपीएस मथुरा के बच्चे, ऐसे ऐसे प्राइवेट स्कूलों के बच्चों ने अपने नाम कटवा के, ऑन रिकॉर्ड है, एक भी चीज मैं ऑन रिकॉर्ड के अलावा नहीं बोलूंगा, सबके मेरे पास तथ्य हैं। उन लोगों ने सरकारी सिस्टम पे भरोसा दिला के, क्यों दिलाया? क्योंकि मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जी ने सरकारी सिस्टम खड़ा हो सकता है इसका भरोसा दिलाया। आप राह चलते किसी आदमी से पूछ लीजिए कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन रहा है, मनीष सिसोदिया का नाम पता है, लेकिन देश के एजुकेशन मिनिस्टर का, अगर आज के करंट एजुकेशन मिनिस्टर का आप पोल करवा लीजिए तो भी देश के एजुकेशन मिनिस्टर का नाम को, क्यों? क्योंकि कर्मों से अपने महान बनता है। मनीष सिसोदिया जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने या आतिशी जी ने जो काम किया, अपने कर्मों से वो महान भी, केवल पैसा फंड पे नहीं किया। क्या दलाई लामा जी के पास अपनी बुद्धि नहीं है? क्या मिलेनिया ट्रंप जिनके सामने आजकल नरेंद्र मोदी जी की घिग्गी बन जाती है, उनकी फर्स्ट लेडी, उनकी वाइफ जब इंडिया आती हैं तो क्या उनके पास अपनी बुद्धि नहीं है? ढाका के एजुकेशन मिनिस्टर, फिनलैंड की टीम, बान की मून, एक्स जो यूएन सेक्रेटरी जनरल, क्या इन लोग को ये किसी भी स्कूल में आके दौरा कर लेंगे? उन्होंने देखा कि जो हैप्पीनेस करिकुलम हमने स्कूलों में चलाया, जो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम हमने चलाया, उससे एक्चुअल बच्चों में परिवर्तन आया है। ट्रुएंसी रोड, मतलब जो बच्चे स्कूल छोड़ के भाग जाते थे उसमें 11% से घटकर वो 3 या 4% पे आ गया था। आपके एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम की ही देन थी, जिसमें बिजनेस ब्लास्टर एक प्रोग्राम था, अगर याद होगा, कि टीवी पे वो बच्चे लाखों के अपने प्रोजेक्ट्स डिलीवर करके समझाते थे, चाहे सोलर पैनल्स, एक से एक आधा। तो वो सारे चीजें ये लोग जितने मैं डिग्निटरीज हो या जितने न्यूयॉर्क टाइम्स हो, जितने भी इस तरह के बड़े बड़े पत्रिकाएं हैं, उन्होंने ऐसे ही नहीं दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को सराहा है। उन्होंने एक्चुअल देखा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने केवल, देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को चाक चौबंद कर देना ये कोई बड़ी महारत मैं नहीं मानता हूं व्यक्तिगत तौर पे। आप सिस्टमैटिक बदलाव जो लाते हैं, चाहे वो इनोवेशंस के थ्रू, चाहे वो करिकुलम के थ्रू, चाहे बच्चों की मानसिकता के थ्रू, वो एक्चुअल बदलाव होता है। वो बदलाव अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और आतिशी जी ने दिल्ली के सरकारी सिस्टम में लाया, जिसके भरोसे ही जब हमने अपनी सरकार छोड़ी, एक चीज और मैं ऐड कर दूं, जब हम अपनी सरकार छोड़ी धर्मराज जी, 1100 से ऊपर बच्चों ने नीट आईआईटी की एंट्रेंस एग्जाम पास किया था सरकारी स्कूलों में। क्या कभी कोई सोच सकता था? ये अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी। चलिए ठीक है शुभेंदु जी, कुछ इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं आप बोल लीजिए, फिर मैं दीपक जी के पास आऊंगा। मेरे को बड़ा आश्चर्य लगता है कि डीपीएस छोड़ के बताते बताते कितना ऊपर बोल जाते हैं कि डीपीएस छोड़ के सरकारी स्कूल में बच्चों ने नाम कटाया और सरकारी स्कूल में पढ़ने लगे। हमको शर्म आती। मेरे पास रिकॉर्ड भी है, मेरे पास रिकॉर्ड भी है, मेरे पास रिकॉर्ड भी है। योजना थी, सुनिए तो, इनकी एक योजना थी कि हम बच्चों को बाहर विदेश में पढ़ाएंगे। इन्होंने 3 बच्चों को चुना 11 सालों में,
और उस पर 22 करोड़ रुपए खर्च किया एडवर्टीजमेंट के ऊपर, और एक भी बच्चा पढ़ने नहीं गया। ये है आपका योजना, ये है वैभव। शुभेंदु जी, इस तरह से बोलने से नहीं, मैं डेटा पे मैं तो नाम ले, मेरे पास डेटा है उसका, मैं डेटा पे बता सकता हूँ। शुभ, इस तरह चीखने से कुछ नहीं होगा सर। आप लोगों को एक स्कूल नहीं मिला गुजरात में प्रधानमंत्री की फोटो खिंचवाने के लिए। तीन वाले स्कूल में प्रधानमंत्री बैठे थे, तीन वाले स्कूल में प्रधानमंत्री बैठे थे। आपके पास गुजरात में एक पक्का सरकारी स्कूल नहीं था। आपने 22 करोड़ रुपए खर्च अरे करके गुजरात एक योजना लगाई, गुजरात से चुन के आते हैं मोदी जी। चलिए ठीक है। मैं आता हूं आपके पास, मैं आपके पास आता हूं। दीपक शर्मा जी, 2 पॉइंट है, आप उस दोनों को एक साथ जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। पहली चीज, 1 साल में दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में, जैसे मैंने पूर्व में कहा, ऐसा कुछ नहीं कि जब मैं जिस जगह से आता हूं, जिस राज्य से आता हूं, या देश के जिन हिस्सों में मैं गया हूं, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था आज से 20-25 साल पहले भी उन राज्यों से बहुत बेहतर थी, और आज जहां पर कई राज्य की शिक्षा व्यवस्था है, उससे बेहतर शिक्षा व्यवस्था आज से 20-25 साल पहले दिल्ली की थी। आज भी देश में इस तरह के हिस्से हैं। क्या एड ऑन इस सरकार ने 1 साल में किया है? और जो आरोप वर्तमान सरकार पूर्व की सरकार पर लगा रही है, उस पर भी थोड़ा प्रकाश डाल दीजिएगा। जी धर्मराज जी नमस्कार, आपको नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर के सभी दर्शकों को नमस्कार, और साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। जो बात भाजपा कर रही तो कोई नई बात नहीं, प्रतीकात्मक राजनीति का एक दौर चल रहा, और उस राजनीतिक दौर में कोई भी चीज की जाती है, चाहे वो 3800 गड्ढे भरे गए थे, उसका भी बहुत बड़ा प्रचार किया गया था। तो ये तो बात खैर अभी शिक्षा के पर बात कर रहे हैं। बात आ रही है कि कुछ इनिशिएटिव लिया गया, अब उस इनिशिएटिव से पहले उसको इस तरह से कहा जा रहा है कि हम पूरा आमूल परिवर्तन करने जा रहे हैं दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में। बिल्कुल बहुत अच्छा होना चाहिए, और हम भी ये बात मानते हैं और इस बात की मांग भी करते हैं, लेकिन वास्तविकता, जमीनी हकीकत के पर भी हमें जाना जरूरी। दिल्ली की जो वास्तविक स्थिति है, अब वो हम पार्टी के पर, किसी पार्टी के पर नहीं जाएंगे। अब ये आपस में जो भी प्रवक्ता है वो आपस में डिसाइड कर लें किसका किस समय का क्या कार्य है। एमसीडी स्कूल्स की अगर हम बात करें तो लगभग 33% जो बिल्डिंग्स हैं एमसीडी स्कूल्स की, जिसमें लगभग 9 लाख बच्चे पढ़ते हैं, लगभग 33% बिल्डिंग्स जो हैं वो मरम्मत की स्थिति में, उनके अंदर मरम्मत जरूरी है। और बहुत सी ऐसी बिल्डिंग है जो जर्जर हालत में। आंकड़े अगर कहेंगे तो आंकड़े भी मैं बता देता हूँ, वो न्यूज रिपोर्ट के आंकड़े हैं, मेरे अपने आंकड़े नहीं, तो इसमें सहमत और असहमत होने वाली बात नहीं। ये हम चल रहे हैं बुनियादी बात पे जा रहे हैं। अब सवाल आता है कि एमसीडी के बाद में अगर हम जाते हैं तो उसके बाद में हम आते हैं कि स्थिति क्या। सरकारी स्कूलों में टीचर्स की अगर देखेंगे तो पदों की स्थिति क्या, लगभग 20,000 पद खाली। प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो लगभग जो प्रिंसिपल के पद हैं उसमें जो रिक्वायरमेंट और जो इस समय है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। लगभग मेरे को लगता है 200 के लगभग आसपास हैं, 900 होने चाहिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, शिक्षा के मॉड्यूल के पर जा रहा हूं मैं, इसमें ज्यादा अभी कंप्यूटर से हटके मैं जमीन के पर हूं, अभी कंप्यूटर बोर्ड के पर नहीं हूं मैं। आगे बढ़ते हैं तो न्यूज रिपोर्ट बताती है दिल्ली के स्कूल्स की बात, लगभग 100 स्कूल्स टैंकर के ऊपर पानी की सप्लाई के लिए निर्भर है, ये भी न्यूज रिपोर्ट बताती है। ये भी न्यूज रिपोर्ट बताती है 107 स्कूल्स में लगभग पानी की समस्या है, 48 में पानी है ही नहीं अपना, मतलब कि उनके पास सप्लाई नहीं, चाहे वो कनेक्शन की प्रॉब्लम है, चाहे वो जल बोर्ड का कोई इशू है, चाहे कुछ है। 22 स्कूल में टोटली टैंकर से सप्लाई होती है, ये भी न्यूज रिपोर्ट बताती है। 10 स्कूल जो हैं आसपास पड़ोस के जो स्कूल हैं आसपास, उनमें से उनको सप्लाई होती है, ये भी न्यूज बताती है। सवाल इस बात का कि आगे जाते हैं हम दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर भी आप देखेंगे शिक्षकों के कितने पद खाली हैं, ये भी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। सवाल इस बात का है कि कोई भी इनिशिएटिव कोई भी गवर्नमेंट जब लेती तो वो लेती है, कोई भी गवर्नमेंट आती है, लेकिन सवाल इस बात का कि आता है कि जब एक छोटा सा कोई कदम उठाया जाता है और वो बुनियादी कदम नहीं है जो कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने जा रहा, उसको प्रचारित इस तरह से किया जाता है और साथ में एक बात और जोड़ दी जाती है पिछली सरकार ने क्या किया। सवाल इस बात का, पहले आप 1 साल में आपने क्या किया, आप वो बताइए।
आपने, हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं, एमसीडी स्कूल्स की बात कर रहे हैं, एमसीडी स्कूल्स के अंदर जो मरम्मत की बात है, अब ये कौन देखेगा? अगर हम, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बीजेपी लेगी या आम आदमी पार्टी लेगी? सरकार, किसकी सरकार में डिपेंडेंसी हुई? तो ये सब मुद्दे हैं, हम केवल धरातल पे हैं, लेकिन जो प्रचार है वो हवा के अंदर है। इसलिए हम धरातल के पर बात करना चाहेंगे, उन मुद्दों की बात करना चाहेंगे। ठीक है सर, जो आज दिल्ली को आवश्यकता है। ठीक है निरंजन पोद्दार जी, देखिए शिक्षा बहुत मतलब आप इसको मूलभूत जरूरत के तौर पर ही देखिए। आज की परिस्थिति में, आज रोटी कपड़ा मकान जितना महत्वपूर्ण है, शिक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है आज की स्थिति में, क्योंकि समाज और देश तरक्की तभी करेगा जब युवा देश का शिक्षित होगा। हमारा जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, वो शिक्षित होंगे। मसला ये नहीं है कि किसने अच्छा किया, किसने बेहतर किया, ये थोड़ी पुरानी बात हो गई। और पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमने ये किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया था, हमने ये कर दिया। बट जब आप जैसे लोग से मैं बात करूं या जब मुझे कोई एनालिसिस करना होगा, तो इस बात पर हम करेंगे कि क्योंकि जो रिपोर्ट का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं सर, उसमें एक लाइन मैंने ऐड किया था कि व्यवस्था में परिवर्तन के लिए ही सत्ता परिवर्तन होता है। और क्या वो परिवर्तन शिक्षा विभाग में एक साल में नजर आया? आपका अपना पर्सपेक्टिव क्या है सर? देखिए धर्मराज जी, सबसे पहले तो आज आपके चैनल को हृदय से मैं धन्यवाद या साधुवाद देना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी आपने कहा कि किसी भी व्यक्ति के, किसी भी समाज के जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उनके अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार, ये मूलभूत सुविधाएं होती है। और आप जो शिक्षा की बात कर रहे हो कि आपने कहा मूलभूत, मैं तो इससे आगे बढ़कर के ये कहूंगा कि मेरे हिसाब से शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है। और वो इसलिए क्योंकि आज का जो छात्र है वो कल का देश का नागरिक होगा। और ये आप ये समझ लीजिए, जो शिक्षा होती है उसी से आगे भविष्य का, आप आने वाली पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं। तो आज आप इस मुद्दे को लेकर के डिबेट कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। अब धर्मराज जी, अगर हम इस विश्लेषण की बात करें तो देखिए, कुछ सकारात्मक बात करूं तो आप ये मान के चलिए कि एक चीज के लिए मैं आम आदमी पार्टी को 100 में से 100 नंबर देना चाहूंगा कि उन्होंने कम से कम भारतीय राजनीति के अंदर शिक्षा को एक मुद्दा बनाया। उन्होंने शिक्षा में कितना सुधार किया, गुणवत्ता में कितना सुधार किया, कितना उसका परिणाम आया, नहीं आया, ये अलग विषय है। यानी या यूं कहे कि प्रचार ज्यादा था, परिणाम कम था, वो अलग विषय है। लेकिन हाँ, यह जरूर है कि आज जिस तरीके से राजनीति के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो एक अहम मुद्दा हो गया, कोई भी राजनीतिक पार्टी आकर के इसको अपने मैनिफेस्टो के अंदर भी डालती है और उसके बाद में इसके ऊपर चर्चाएं और इसके ऊपर सकारात्मक या नकारात्मक प्रकार की राजनीति भी होती है। तो इसके लिए तो मैं आम आदमी पार्टी को कम से कम श्रेय देता हूं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, जो वर्तमान सरकार है, देखिए जिस तरीके से अभी वर्तमान सरकार को 1 वर्ष हुआ है और 1 वर्ष के अंदर कुछ महीनों के अंदर आप ये मान के चलिए कि मैं मान सकता हूं कि सुधार हुआ है। लेकिन यहां पे हमारे यहां कहा जाता है कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, तो मैं यहां पे जरूरत की बात करूंगा। अभी जैसे मेरे से पूर्व जो वक्ता, कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता कह रहे थे, मैं उनकी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप ये देखिए धर्मराज जी कि जो आम आदमी पार्टी है, यूं कहें जो पूर्व में जो सरकार की जो पॉलिसी थी या सरकार की जो नीति थी, नीति के अंदर अभी वर्तमान सरकार के अंदर मुझे कोई बड़ा परिवर्तन नजर नहीं आ रहा। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि जो अभी आपने मेरे से पूछा कि क्या इसके अंदर कोई परिवर्तन आया है नीति के अंदर, तो नीति के अंदर मुझे परिवर्तन इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि सबसे बड़ी समस्या शिक्षकों की। तो आप सबसे पहले तो ये मान के चलिए कि दिल्ली की सरकारी स्कूलों के अंदर लगभग 80,000 शिक्षकों की आवश्यकता है। वहां पे आज की तारीख में आप ये मान के चलिए 65, 67, 68 हजार शिक्षक काम कर रहे हैं। उनके अंदर भी 20, 22, 25 हजार शिक्षक जो है वो आप ये समझ लीजिए अस्थायी है या यूं कहें ठेके पे है या कुछ भी इसको आप नाम ले लीजिए। तो उनके जो स्थायी शिक्षक और अस्थायी शिक्षक दोनों के अंदर कहीं ना कहीं
परिश्रम के अंदर और परिणाम के अंदर आपको फर्क इसलिए मिलेगा क्योंकि जो अस्थायी शिक्षक है, यानी कि शिक्षक का ही जब शोषण होगा, उसी की तनख्वाह कम होगी, उसी का पेट अगर पूरी तरह से नहीं भरेगा तो वो कहां से उस भविष्य का निर्माण करेगा। तो सबसे पहले तो सरकार अगर आकर के इनको शिक्षकों को स्थायी करने के ऊपर अगर ज्यादा मेरे हिसाब से फोकस करती तो मेरे को ऐसा लगता है कि नीति में कुछ परिवर्तन हुआ है। और उसके बाद में जो शिक्षकों की जो कमी है उसके अंदर, जैसे अभी कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता कह रहे थे, उसी को मैं आगे बढ़ाता हूं कि आज की तारीख में कम से कम 20, 22, 25 हजार शिक्षकों की गहन आवश्यकता है, जिसके अंदर प्रधानाध्यापक भी शामिल है। तीसरा जो सबसे बड़ी बात है कि आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर जो शिक्षा के अंदर जो आप देखेंगे तो 9वीं से लेकर के और 12वीं तक के अंदर जो ड्रॉप आउट रेट है वो आज भी 7.5 से 8% ड्रॉप आउट रेट बचा हुआ है, जो मेरे हिसाब से चिंता का विषय होना चाहिए सरकारों के लिए। और जो उससे नीचे की जो क्लासें हैं उनके अंदर आप ये समझ लीजिए प्राइमरी यानी कि 5वीं से लेकर के 9वीं क्लास तक धर्मराज जी, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर वातावरण के अंदर प्रदूषण और जिसकी वजह से कई बार स्कूल है, आपको पता होगा कि भाई ये जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू होती हैं तो आप सरकारी स्कूल का जो बच्चा है वो डिजिटली उतना अपग्रेडेड नहीं है, उसके पास डिजिटली उतनी व्यवस्था नहीं है। चाहे स्मार्टफोन की बात करें, एक दो बिंदु हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं वहां उस चीज से वंचित रहते हैं, यानी कि उसकी गुणवत्ता में फर्क आता है। और तीसरा और सबसे जल्दी जी कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अगर सरकार इन मूलभूत चीजों के ऊपर, और मेरा तो एक सीधा सा मानना है धर्मराज जी कि शिक्षा और स्वास्थ्य को मैं उस दिन उचित और उस दिन मैं सुंदर और या यूं कहें कि अद्भुत या कहें कि उसको सुपर मानूंगा कि जब हमारे यहाँ कहा जाता ना कि जो हलवाई अपनी मिठाई खुद खाना चालू कर दे तो आप ये समझ लीजिए वो बहुत अच्छी मिठाई बना रहा है। तो अगर सरकार से जुड़े हुए अधिकारी उनके सर देखिए आपने जो सर आपने एक अच्छी बात कही कि कल मेरी एक मुलाकात हुई बड़े सीनियर आदमी से, उन्होंने अच्छी बात भी कही, शिकायत भी कही कि जैसे आपने कहा ना कि हलवाई अपनी मिठाई खाए तो मतलब क्वालिटी बढ़िया है। जैसे एम्स को हम अच्छा क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कुछ होता है तो कहाँ जाते हैं? एम्स जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को कुछ होता है तो कहाँ जाते हैं? एम्स जाते हैं। भारत के केंद्रीय मंत्रियों को कुछ होता है तो कहां जाते हैं? एम्स जाते हैं। उसी तरीके से देश में कुछ स्कूल सरकारी ऐसे होने चाहिए जहां पर ये बात आए कि देखिए फलाने बाबू का, फलाने मंत्री का, हालांकि दिल्ली में कुछ केंद्रीय विद्यालय हैं जहां पर इस तरीके के बच्चे पढ़ाई करते हैं, कुछ है केंद्रीय विद्यालय जहां पर अच्छे घरों के बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत सीमित है। प्रश्न यहां पर यह है, शुभेंदु भाई मैं आपके पास आता हूं, सर एक अपडेट ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं कि 2-3 बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसका जवाब मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से आपको देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली में सरकार के सरकारी स्कूलों को कुछ सौगात दी है, जिसमें 101 अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब्स का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा दी है। इसके अलावा जिस बात को लेकर दिल्ली में बड़ी राजनीति होती है, स्कूलों की फी हाइक, और देखिए अब एडमिशन का सीजन शुरू होने वाला है तो एक बार फिर से ये मामला गरमाएगा। हालांकि सरकार का ये कहना है कि हमने कानून बनाया है और निजी स्कूलों की फी को लेकर जो मनमानी रहती थी उस पर हमने कानून के जरिए रोक लगाई है। सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों की सूरत बदले। तो चलिए अपने चर्चा की तरफ लौटते हैं। शुभेंदु जी, 2 बातें आई सर, मुझे ध्यान आ रहा है कई बार जब आम आदमी पार्टी सरकार शासन में थी उस वक्त आप लोगों की तरफ से एक बात उठाई जाती थी कि दिल्ली में देखिए इतने प्रिंसिपल की कमी है, इतने साइंस टीचर की कमी है, इतने मैथ्स टीचर की कमी है। उसका जिक्र सर ने अभी किया, निरंजन पोद्दार जी ने। देखिए स्मार्ट क्लासरूम हो,
अच्छे बिल्डिंग्स बने, ये सारी चीजें एक जगह हैं, लेकिन जो सबसे मूलभूत चीजें होती हैं कि शिक्षक के बिना स्कूल नहीं हो सकता, छात्र के बिना स्कूल नहीं हो सकता, उस दिशा में आपकी सरकार ने क्या किया? सबसे पहला विषय ये था कि शिक्षकों की एक बहुत बड़ी कमी थी हमारे यहाँ पर। इस विषय को हम लगातार उठाते रहे और बताते रहे कि 6,000-7,000 टीचरों की कमी है, और उसके बाद बहुत सारे टीचरों को बहुत सारी व्यवस्थाओं में सौंप दिया गया था जो सरकार कराती थी टीचरों से। तो हम लोगों ने ये तय किया कि हम जो टीचर हैं उनसे टीचिंग के अलावा और कोई काम नहीं कराएंगे। जैसे कि आपने देखा था पहले कि मेंटरशिप और ये शिप और वो शिप, उसमें क्या था, टीचर अध्यापन का कार्य छोड़ के उनको मॉडल बनाते रहते थे और मॉडल को तैयार कराते रहते थे। तो वो सब करके शिक्षकों को मूलतः शिक्षण के काम में लगाए। एक और बड़ी समस्या थी कि नरेला में यदि कोई बच्चा साइंस और मैथ्स पढ़ना चाहे तो नरेला से लेके उसको रोहिणी आना पड़ता था। सभी स्कूलों में वो व्यवस्थाएं नहीं थी। हमने इस तरीके से, और किसी स्कूल में 4 मैथ्स के टीचर हैं जिनकी रिक्वायरमेंट खाली 2 ही थी, वहां पे 4 थे, तो उनको हमने अलग अलग स्कूलों में ट्रांसफर करके उन स्कूलों की व्यवस्थाओं को, वैकल्पिक व्यवस्थाओं को चालू किया, पहला स्टेप। दूसरा, जो 6,000 टीचरों की कमी थी उसके ऊपर एक बहुत बड़ा अध्ययन हो रहा है कि एग्जैक्ट कितने स्कूल के टीचरों में कमी है, किन स्कूलों के जो स्कूल के वाइस प्रिंसिपल थे, अब उनको प्रिंसिपल बनाने के लिए बहुत बड़ा एक कानून में चेंज लाना था। तो उसपे एक नया डेजिग्नेशन निकाला गया, हेड ऑफ स्कूल, HOS, जिससे कि स्कूल में प्रिंसिपल की कमी ना रहे, वो हेड कर सके जब तक कि, क्योंकि प्रिंसिपल की नियुक्ति के लिए यूपीएससी से कहां से एग्जाम होके पास होके आना है, तब तक हम HOS बनाकर उन स्कूलों को चलाएं। तो जिन जिन व्यवस्थाओं को लेकर आपने बात करी, उन व्यवस्थाओं में एक सबसे बड़ी समस्या और थी कि बच्चे स्कूल छोड़ के चले जाते थे। और मैं जब एक स्कूल के बच्चों के, लड़कियों के स्कूल में गया, तो गर्ल्स स्कूल में गया, तो उन्होंने बताया वहां की HOS ने कि हमारे स्कूल के 12वीं के बाद बच्चे ग्रेजुएशन के लिए जा ही नहीं रहे लड़कियां। और ये बात हमने आज से 1 महीने पहले सीएम के सामने और हमारे आशीष जी थे उनके सामने ये विषय रखा कि ऐसा कुछ जरूर करना चाहिए कि बच्चों को 12th के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए एक कोई इंसेंटिव हो। और आज की जो घोषणा है उसमें आपने देखा कि उनका जो ग्रेजुएशन पूरा होगा तो उसमें भी उनको पैसा मिलेगा। मैं आज भी ये कहना चाहता हूं, स्कूल पहले भी दिल्ली के अच्छे थे। हम लोग जब दूसरे प्रदेशों से आते थे और हमको लगता था कि हमारी कहीं ना कहीं, और कहा जाता था, रिजल्ट आता था कि दिल्ली के स्कूल, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल हो। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं आज फिर से कि दिल्ली के मॉडल स्कूल बनाने के लिए दिल्ली में एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं थी। हमने कोई एडवर्टीजमेंट नहीं किया। हमने 7,000 स्मार्ट बोर्ड दे दिए, 21,000 इस क्लासरूम के लिए काम होना चालू हो गया। फिर भी मैं कह रहा हूं हमने कोई एडवर्टीजमेंट नहीं किया, क्योंकि आज यदि यही काम अरविंद केजरीवाल जी कहते तो पूरे दिल्ली के अंदर कम से कम 2, 4, 5, 10 करोड़ रुपए तो खाली एडवर्टीजमेंट में फूंक देते। फिर इन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया जी का नाम किसी से पूछ लो दिल्ली में कि मनीष सिसोदिया जी कौन है, तो सबको मालूम था कि वो शराब मंत्री है। सबको मालूम था कि वो एक के साथ एक फ्री देते हैं। सबको मालूम था कि ऐसी योजना बनाई वैभव जी कि लाइनें लग गई हमारे यहाँ तो शराब लेने के लिए, एक के साथ आओ और एक और लेके जाओ। तो यदि वर्ल्ड में कहीं नाम होना चाहिए था, टाइम्स वाले मैगजीन में कहीं नाम होना चाहिए था, तो शिक्षा मॉडल के लिए कभी नहीं। उनको तो शराब मॉडल के ऊपर जरूर एक फोटो चिपकानी थी कि क्या मॉडल बनाया कि दिल्ली का हर आदमी एक बोतल के साथ दूसरी बोतल लेके चला गया। वैभव जी, हमको शर्म भी आती है। हमने आपको अभी कहा कि 3 बच्चे सेलेक्ट किए आपने विदेश में पढ़ने के लिए, उनका लोन सैंक्शन भी किया आपने कि हम इतना बजट देंगे, ये पढ़ने जाएंगे। एक भी बच्चा नहीं किया, पैसा डिस्पर्स ही नहीं हुआ। वो बच्चे पास होके 3 साल बाद चले गए, उसकी दिक्कत थी। अब आप सोचो, बच्चों के लिए एक योजना बनाई और उनके अकाउंट में कुछ पैसा डाला गया। वो बच्चा मैच्योरिटी पे उनको मिलना था। बच्चे जिनको 7वीं 8वीं में बच्चे थे, उनकी शादी हो गई, पैसे नहीं मिले।
हमारी सरकार ने ढूंढा उन बच्चों का नाम निकाला, उन बच्चों के अकाउंट के जो पैसे थे उनको भिजवाया। 100 करोड़ रुपए और 90 करोड़ रुपए 2 इंस्टॉलमेंट में करके उन बच्चों को दिए जा रहे हैं और मार्च तक पूरे किए जाएंगे। ठीक है सर। मैं फिर से कहता हूं हम बच्चों के साथ बड़े सजग हैं। हमको कोई एडवर्टीजमेंट केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी टाइप का नहीं करना है। हमको कोई भी ऐसा कमरा नहीं बनाना है जिसको 5 लाख की लागत हो और 30 लाख रुपए खर्च कर दे। हमको खाली पेरेंट्स टीचर मीटिंग करके दुनिया में एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाना है। हम स्कूलों के प्रिंसिपल को, स्कूलों के टीचर को और उनसे काम कराकर हम दिल्ली ठीक है। वैभव भाई बताइए, जैसे आपने कहा कि क्या मैं इसी लाइन पे अभी रहूंगा, क्योंकि स्कूल में सबसे जो प्राइमरी चीज है, बिल्डिंग से स्कूल नहीं होता, स्कूल होता है बच्चों से और शिक्षकों से। उसमें एक जो कमी थी, तो क्या सरकार की तरफ से जो पहल हुई है या जो पहल होने जा रही है, उससे आपको लगता है कि समस्या का समाधान होगा? देखिए धर्मराज जी, टीचरों वाली जो बात है उस पे तो बहुत स्पष्ट था कि हमने लगातार फंड एलोकेट किया था, हम एलजी साहब से परस्यू कर रहे थे। प्रॉब्लम ये थी कि सर्विसेज दिल्ली सरकार के अंतर्गत नहीं आती थी, इसलिए हम अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते थे। ये भी अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं, मतलब सर्विसेज दिल्ली सरकार के अंतर्गत नहीं आती है। तो अगर ये बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं तो इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि एलजी जो है वो एक तरह से बीजेपी के मुखौटा पहने हुए व्यक्ति है, तो उन्होंने ऑब्वियसली आम आदमी पार्टी का काम नहीं होने दिया है। तो पूरा देश जानता है, दिल्ली जानती है। ये मतलब नैतिकता भारतीय जनता पार्टी पे बड़ी बड़ी हंसी आती है। ये लोग कह रहे थे कि हम टीचरों से टीचर वाला काम करवाते हैं और कोई इधर उधर नहीं करवाते। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऑन रिकॉर्ड है 2017, 2018, 2019 में एकमात्र शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया है जिन्होंने पेपर लग के इलेक्शन कमीशन तक को मना कर दिया था कि मेरे टीचर कोई भी इलेक्शन ड्यूटी का काम नहीं करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी सजग थी तो आपके आसपास है। अभी तो कुत्ता गिनवा रहे थे ये कुछ दिन पहले, अभी भी हरियाणा में तो कुत्ता गिनवा रहे हैं, और बीजेपी और दिल्ली में भी कुत्ता गिनवाने वाले थे बच्चे टीचरों से, लेकिन वो तो इतना हमने हल्ला मचा दिया कि इनको अपने कोर्स करेक्शन करना पड़ गया, वरना ये टीचर से कुत्ता गिनवा रहे होते। तो इनकी कितनी नैतिकता बची है टीचर्स को और उनकी ड्यूटीज को लेकर हमें बताने की जरूरत नहीं, वो ज्ञान खुद है। मैं शराब वाली डिबेट में जाना नहीं चाहता था, लेकिन शुभेंदु भाई ने मेंशन कर दिया तो मैं वो सब वो मेंशन नहीं करना चाहता कि कौन तड़ी पार रह चुका है, कौन क्या रह चुका है, कौन 2 लाख के घूस लेते हुए कैमरा पे पड़ता था। लेकिन मनीष सिसोदिया जी ने जो पॉलिसी बनाई है सेम टू सेम अभी वो पंजाब में चल रही है, सेम एक अक्षर भी इधर उधर नहीं है, और उसमें से 75% का रेवेन्यू स्टेट ने अर्न किया है। तो मनीष सिसोदिया हमेशा से गुड गवर्नेंस के एक सिंबल रहे हैं, एजुकेशन के एक सिंबल रहे हैं। बीजेपी वालों को लाख परहेज हो सकता है, परहेज होता रहे, उनका बहुत बढ़िया से पाल पोस के अपना परहेज रखे रहे। दिल्ली की जनता कम से कम एजुकेशन में, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप राह चलते किसी आदमी से आज भी पूछ लीजिए, उसको और कमी होगी। अरविंद केजरीवाल में कोई और कमी निकाल देंगे आम आदमी पार्टी में, लेकिन एजुकेशन में सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने क्या किया। एक उदाहरण, 2 उदाहरण मैं और दूंगा जल्दी। अभी फी फिक्सेशन का आपने नाम लिया था, बस धर्मराज जी आप थोड़ा, फिर उसके बाद तुरंत आप मूव कर गए। मैं बस उस पर आपको ये बता दूं कि फी फिक्सेशन में कितना बड़ा धोखा किया इन्होंने पूरे सरकारी सिस्टम, पूरे अभिभावकों के साथ प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वालों के। आशीष सूदनी जी ने स्पष्ट कहा था कि इस साल फीस रेगुलेट होगी, और ये सुप्रीम कोर्ट में जाके मुकर जाते हैं कि 2027 के पहले इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा। मतलब प्राइवेट स्कूल जिस तरीके से अपनी वृद्धि, ये ऑन रिकॉर्ड इन्होंने हलफनामा दिया है सुप्रीम कोर्ट में। इतने तो ये लोग गए गुजरी बातें करते हैं टीवी चैनल पे, कुछ मीडिया में कुछ, और विधानसभा में कुछ, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में कुछ। तो अपने ही बात से यूटर्न ले लिया और उन लोगों को वो तड़पते हुए छोड़ दिया जिनको बाउंसरों से पिटवाया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की असलियत है। और एक और एड्यूडल साइट, एक और बता देता हूँ, एड्यूडल एक एग्जाम्पल, और इनकी कीर्तिमान कितना स्थापित किया 1 साल में। एड्यूडल साइट जो कि लैंडमार्क होती थी एजुकेशन सिस्टम की, पूरे एजुकेशन सिस्टम दिल्ली की एड्यूडल पे है, चाहे अटेंडेंस, ये वो हमने इसको इतना, इसमें मैं कांग्रेस को भी कहूंगा कि कांग्रेस ने वो सिस्टम लाया और हमने उसको 3-fold टाइम पे उसको बढ़ाया कि किस तरह से पूरा IT टेक सिस्टम आ जाए। पूरा एड्यूडल आज भी, अभी खोलिए आप अपने सर्च करके, वो एड्यूडल की मैक्सिमम चीजें डंप हो गई, बंद। ये AI पे पहुंचना चाह रहे हैं, AI सबमिट करवा रही है रेखा गुप्ता जी, और एजुकेशन सिस्टम की जो वेबसाइट है, नॉर्मल वेबसाइट, वो नहीं चल रही है, वो डंप पड़ी हुई है।
किस तरीके का आप एजुकेशन चलिए ठीक है अब सर समय कम है, मेरे पास 5-6 मिनट है तो मैं जल्दी जल्दी से रिएक्शन लेना है। दीपक शर्मा जी देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर है, लेकिन इसमें विपक्ष का जो रोल है चेक एंड बैलेंस का, कि विपक्ष का रोल है कि अगर सरकार कहीं चूक कर रही, कोई गलती कर रही है, उसके साथ साथ पॉजिटिव नोट में सकारात्मक सुझाव देने का काम ये विपक्ष का होता है। और अगर सरकार उस पॉजिटिव सुझावों को एक्सेप्ट नहीं करती है तो हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी है, दायित्व है कि सरकार को बताए कि नहीं भाई ये आप एक्सेप्ट कीजिए। क्या वो एक्सेप्टेंस दिख रहा है कि आप लोगों की तरफ से अगर कुछ बताया जाता है उसको एक्सेप्ट कर रही है सरकार? जी धर्मराज जी, बहुत गंभीर प्रश्न आपने पूछा और मैं बहुत गंभीरता के साथ और तथ्यों के साथ उसका उत्तर दूंगा। एमसीडी स्कूल का जो मैंने अभी आप मुद्दा उठाया, उनकी बिल्डिंग्स के मुद्दा उठाया, ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ने इसके लिए पत्र लिखा, लेकिन सवाल इस बात का उस पत्र के पर क्या कार्रवाई, और ये रिकॉर्ड के पर हम दिल्ली की जनता के साथ सरोकार रखते हैं और ये हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य, इसीलिए हम राजनीति में हमने इस मुद्दे को उठाया और इसके अलावा और कई मुद्दे उठाए। लेकिन सवाल इस बात का कि कितनी बार उनके पर त्वरित कदम उठाया गया। अब अगर मान लो बच्चों की सुरक्षा का मामला है तो हम दिखा देते हैं आपको कि कब हमने उसका पत्र लिखा, कब उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हुई, भाजपा बताए उसके बारे में। लेकिन सवाल इस बात का है, आज जो राजनीति चल रही है वो वन वे ट्रैफिक, इसमें संवाद की कोई गुंजाइश नहीं। इसमें अगर आप देखेंगे बस केवल आरोप और प्रत्यारोप की जो राजनीति आज दिल्ली में चल रही है, इसमें संवाद कहां हो रहा है। आप अगर हम सजेशन भी देंगे तो हो सकता है भाजपा की प्रवक्ता कुछ और बोले कि आपकी संख्या क्या है, आप कैसे सजेशन देंगे। तो इस बात की जिस तरह की राजनीति चल रही है, हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन सवाल है उसको स्वीकार कौन कर रहा है। अगर हम सकारात्मक राजनीति की तरफ 2 कदम आगे बढ़ा रहे हैं तो उसको स्वीकार कौन कर रहा है, सवाल इस बात का। हम निरंतर मुद्दों को उठाते आ रहे हैं, सच्चाई बताते आ रहे हैं, जो सुझाव हैं, जो अपेक्षाएं हैं, जो ऑब्जेक्शंस हैं, यही विपक्ष का दायित्व है लोकतंत्र में, और वो निभाते आ रहे हैं, लगातार निभाते आ रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का उसके पर संवाद शुरू, उसको स्वीकृत किया जाए, उसको माना जाए, उस पर पूछा तो जाए। अगर आपको कुछ लगता है, संशय लगता है, पूछिए तो सही। आप भी मीडिया में बोलिए कि अगर ये पत्र लिखा गया है, पत्र ठीक है, ठीक है सर, ये जो मांग की गई है मांग भी गलत नहीं है, आप बोलिए उसके बारे में। लेकिन सवाल इस बात का है, इसके अंदर कहीं ना कहीं मौन की स्थिति बन जाती है। ठीक है दीपक शर्मा जी, अब मैं निरंजन जी 2 मिनट है आपके पास। सर मुझे जल्दी से बताइए, जैसे आपने पूर्व में अपने बात में एक चीज कहा कि कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा, और देखिए बहुत बड़े बदलाव की जरूरत भी नहीं है दिल्ली में। जो चीजें हैं आप अगर उसको सही ट्रैक पर ही ला देंगे ना तो गाड़ी सर पर दौड़ेगी। सहमत है सर आप? नहीं, मैं सहमत नहीं धर्मराज जी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि आपकी सोच और आपकी अप्रोच, अगर इन दोनों के अंदर अगर अंतर है तो आप ये समझ लीजिए, देसी भाषा में कहावत है कि अगर छोटी सोच के साथ अगर कोई काम करते हैं तो चूहा जो है वो बिल्ली जितना बड़ा होगा, हाथी नहीं बन सकता। जबकि शिक्षा व्यवस्था को दिल्ली के अंदर हाथी बनाने की आवश्यकता है, और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके अंदर 2 बिंदु पे बात करूंगा। पहला बिंदु तो ये है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो राजनीति करती हैं, बातें करती हैं, लेकिन जिस तरीके से शिक्षा समितियां बनी हुई हैं उनके अंदर भी अपने राजनीतिक लोगों को ही पद दे देती हैं। मैं तो ये कहता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं धर्मराज जी आप जैसे, जो निस्वार्थ यानी कि बिना किसी पारितोषिक के वो उन शिक्षा समितियों के अंदर भागीदारी करने के लिए तैयार है, लेकिन आप उनकी सलाह तो लीजिए। अब उदाहरण के तौर पर आपको मैं बात बता रहा हूं, मैं आपसे असहमत क्यों हूं। आप ये देखिए, आज जिस तरीके से आशीष सूद जी ने अगले 5 साल का रोड मैप बताया है कि हम अगले 5 साल के अंदर ये चीजें हम लागू करेंगे और इस तरीके से सारी स्कूलों को हम अपग्रेडेड कर देंगे, सारे क्लासरूम्स को हम अपग्रेडेड कर देंगे। भाई आपको आवश्यकता आज की तारीख में इस चीज की नहीं, आपको आज की तारीख में इस चीज की आवश्यकता है कि आप इस चीज का मूल्यांकन कीजिए कि अगले 5 सालों के अंदर दिल्ली के अंदर कितने छात्र और होंगे और कितनी और स्कूलों की आवश्यकता पड़ेगी और कितनी और स्कूलों की आवश्यकता पड़ेगी, तो उन स्कूलों का निर्माण आज से शुरू हो। आप तो ये जो वर्तमान स्कूल है इनको अपग्रेड करने के लिए कह रहे हैं, तो आप ही सोचिए अगले 5 साल के अंदर अगर दिल्ली के अंदर 1 लाख छात्र और आएंगे तो वो जो आपका बैकलॉग है
वो अब जैसे बैकलॉग चल रहा है, वो बैकलॉग आपका निरंतर आगे चलता रहेगा। तो आपको 5 साल लेट ना चल करके 15 साल पहले की आपको योजनाएं बनानी पड़ेगी कि 5 साल बाद में हमें कितनी स्कूलों की आवश्यकता पड़ेगी, 10 साल बाद में हमें कितने कॉलेजों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है सर, इसमें एक नोट है, जल्दी 10 सेकंड बात कंप्लीट कर दूं। हाँ बोलिए जल्दी से। आज का जो प्राइमरी छात्र है वो आज के 7 साल बाद के अंदर वो कॉलेज के अंदर जाएगा, तो हमारे को कितने। चलिए ठीक है सर। शुभेंदु जी, दो चीजें हैं सर, जल्दी से बताओ, 10 सेकंड में रिप्लाई कर दीजिएगा। जैसे सर ने कहा वो मेरी बात से सहमत है, मैंने किस आलोक में कहा था वो मैं ऐड कर देता हूं। मसलन अगर आपके पास 100 स्कूल हैं तो पहली प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि 100 स्कूलों की व्यवस्था हम दुरुस्त कर दें, बनिस्पत इसके कि 100 स्कूल में व्यवस्था खराब है और आप फिर से कह रहे हैं कि हम 100 स्कूल और बनाएंगे। मेरा वो एक तर्क था, तो आप क्या इससे सहमत है? नहीं सर, मैं बिल्कुल सहमत हूं। सबसे पहले जो स्कूल अवेलेबल है उसको, इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अंदर जो कमी है उसको पूरी करना चाहिए, और पैरेलली जो आने वाली रिक्वायरमेंट्स हैं उसको भी ध्यान देना चाहिए। दोनों को साथ साथ चलाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। चलिए ठीक है, वो आप करते तो बेहतर है, अगर नहीं कर पाते तो पहले जो पुरानी चीज है पहले उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। अब हम ये देखना है कि अभी 1 साल हुआ है, 5 साल की सरकार होती है, 20% का वक्त गुजरा है, 80% आपका अभी बाकी है। उसमें अगर आखिर के 6 महीने हम छोड़ दें चुनाव वाला, तो उसके अलावा